Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 3rd of June. So let's start the day with the first important topic and before that everyone thank you so much. जैसा कि आप सबसे रिक्वेस्ट किया गया था और आप सबके प्यार से चैनल ऑलरेडी 1K सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया है। अब इसको नेक्स्ट माइलस्टोन तक लेकर के जाने में भी आप लोगों का ही हमको सपोर्ट चाहिए, तो इसको बस याद रखिए कि बस इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए और अगर कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके भी जरूर अपना ओपिनियन साझा करते रहिए। तो चलिए वंस अगेन थैंक यू सो मच और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, दैट इज अहिल्याबाई होलकर। तो ये काफी ज्यादा चर्चा में थी। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं करेंटली एकनाथ शिंदे, ठीक है, तो उन्होंने अनाउंस किया है अहमदनगर सिटी को जो उसका नाम बदल करके कर दिया जाएगा अहिल्या नगर, ठीक है। तो अहमदनगर जो है उसका नाम बदल करके अहिल्या नगर। और ये 18th सेंचुरी की मराठा रानी रही हैं अहिल्याबाई होलकर और इनका जो डिसीजन है कि रेस्पेक्ट करना पब्लिक डिमांड को, वो 298th बर्थ एनिवर्सरी को आया था जब भी वो एस्टैब्लिश किया गया था माहेश्वर इन मध्य प्रदेश एज द सीट ऑफ द होलकर डायनेस्टी, ठीक है। तो ये आप देखोगे कहीं ना कहीं माहेश्वर को मतलब रखा गया था सीट ऑफ द होलकर डायनेस्टी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का नाम याद रखिएगा 19 एग्जाम्स के लिए एकनाथ शिंदे, और इसके साथ साथ जो अहिल्या नगर है जो उसका नाम बदल करके मराठा कहीं ना कहीं अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्या नगर, जो कि अहिल्याबाई होलकर जो है वो 18वीं सेंचुरी की मराठा रानी रही हैं। अब इनसे जुड़े कुछ हम फैक्ट्स देख लेते हैं। तो बेसिकली इनका जन्म 1725 में हुआ था मराठी हिंदू फैमिली में मानकोजी शिंदे को और सुशीला शिंदे को, ठीक है। और ये बेसिकली अहमदनगर से ही बिलोंग करती हैं और इसी के साथ साथ इनका विवाह होता है खांडे राव जी के साथ और इनके हस्बैंड के डेथ के बाद में बैटल ऑफ कुंभेर होता है, ठीक है, और वो लड़ती हैं भरतपुर के राजा के खिलाफ 1754 में और अहिल्याबाई जो है वो कंट्रोल ले लेती हैं मालवा का, ठीक है। तो बैटल ऑफ कुंभेर में उनके पति के मरणोपरांत ये बैटल होता है और वहां पे इस बैटल में ये मालवा पे कंट्रोल ले लेती हैं भरतपुर के राजा को हरा करके। इसके साथ साथ आप देखोगे तो जब उनके फादर इन लॉ का डेथ हो जाता है और उनके बेटे का भी कुछ साल बाद फिर वो पिटीशन कर लेती हैं पेशवा को कि वो राजा मतलब बने इस तरीके से, ठीक है। और फिर वो सपोर्ट भी किया जाता है उनके आर्मी के द्वारा और 1767 में अहिल्याबाई जो है उनको क्राउन किया गया क्वीन ऑफ इंदौर। और इसके साथ साथ माहेश्वर जो है वो सर्व किया एज द कैपिटल। तो माहेश्वर जो था वो कैपिटल था मराठा क्वीन अहिल्याबाई होलकर का। इसके साथ साथ आप देखोगे तो ये रूल की हैं लगभग 3 दशक से और 1818 में मल्हर राव होलकर 3 जो थे बेसिकली वो शिफ्ट कर दिया कैपिटल इंदौर को। तो ठीक है, ये कैपिटल जो है वो फिर शिफ्ट हुआ मल्हर राव के द्वारा। इसके पहले का जो कैपिटल था वो हमने देखा कि माहेश्वर था जो कि मराठा क्वीन अहिल्याबाई के समय में। फिर इसके बाद में इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ टेंपल्स बनवाया था, घाट्स और फिर धर्मशालास वगैरह भी पूरे भारत में। और इसी के साथ ये जानी जाती हैं कि ये रिस्टोर करती हैं कुछ मोस्ट सैक्रेड साइट्स हिंदू पिलग्रिमेज का, ठीक है, जिसको बाद में डिमोलिश कर दिया गया था मुगल एम्पायर औरंगजेब के द्वारा। तो इसीलिए उसको ये रिस्टोर करने का भी काम इन्होंने किया था, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं तो इनका जो मेन कंस्ट्रक्शन में रोल रहा है कुछ हिंदू टेंपल्स का, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे करंट स्ट्रक्चर में आप देखोगे विष्णुपद टेंपल जो कि गया बिहार में है, उसको बनवाया ही गया था महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा 1787 में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गया में मंदिर है भगवान विष्णु से रिलेटेड विष्णुपद टेंपल, तो वो महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा, ठीक है। इसके साथ साथ में बहुत ही फेमस और भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ टेंपल, तो ये वाराणसी का जो है इसको भी महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा ही बनवाया गया था। फिर रिनोवेशन किया गया सोमनाथ ज्योतिर्लिंग टेंपल गुजरात का, अगेन सबसे पुराने ज्योतिर्लिंग में से एक गुजरात का सोमनाथ मंदिर, तो उसको भी रिनोवेट करा था इन्होंने। फिर इन्होंने गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, तो उसका भी मतलब इन्होंने रिनोवेशन किया था। तो आप मतलब किस तरीके से इन्होंने इनका योगदान है आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से ये आप देख सकते हो। फिर रिनोवेट किया था ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग टेंपल। तो भगवान शिव के जितने भी मोटे मतलब आप देखोगे यहाँ पे जितना भी 4 जो है वो सारे के सारे ज्योतिर्लिंग का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त भी रही हैं ये। तो काशी विश्वनाथ, सोमनाथ और इसी के साथ साथ में गृष्णेश्वर और फिर ओमकारेश्वर, ठीक है। और इसके अलावा हमने देखा विष्णुपद टेंपल। तो इनका इतना बड़ा रोल जो है वो मंदिरों के मतलब अपेक्षा में आप देख सकते हो। फिर इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो रिनोवेशन किया था घाट्स का वाराणसी में, जैसे कि मणिकर्णिका घाट और इसी के साथ साथ में दशाश्वमेध घाट और शीतला घाट। तो ये कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट घाट्स हैं वाराणसी के, तो उसका भी रिनोवेशन इन्होंने किया था।
और इसी के साथ साथ में इन्होंने ब्यूटीफाई किया था अलग अलग साइट्स को, जैसे कि गया, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, कांची, अवंती, द्वारका, बद्रीनारायण, रामेश्वर और जगन्नाथपुरी। और अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने अरेंज किया था सप्लाई ऑफ गंगा वाटर का, जो कि कलेक्ट किया जाता था गंगोत्री से, ताकि वो अलग अलग मंदिरों में सप्लाई किया जा सके। और इनका कुछ वर्क आप देखोगे तो इन्होंने सेपरेट किया था स्टेट का रेवेन्यू को पर्सनल यूज ऑफ द रूलिंग फैमिली से। और इन्होंने एडवोकेट किया विमेन्स एजुकेशन, मतलब कि महिलाओं की शिक्षा होनी चाहिए। इन्होंने सती प्रथा को भी मतलब डिस्करेज किया कि ये कहीं से भी सपोर्ट नहीं करती थी सती प्रथा को, और इसके खिलाफ उन्होंने कहा कि ये तो इनह्यूमन प्रैक्टिस है, कि मतलब पति जो है वो मर गया है तो उसके बाद में उस पत्नी को भी उसी पर जला दिया जाए, तो ये बिल्कुल इनह्यूमन प्रैक्टिस है। फिर इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था वेल्स और रेस्ट हाउसेस, ट्रांसफॉर्म किया इंदौर को एक छोटे से गांव से लेकर के एक बहुत ही समृद्ध और खूबसूरत शहर। इसी के साथ साथ में इन्होंने प्रमोट किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि वीविंग और टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है, बुनकारी से और टेक्सटाइल से। इसी के साथ साथ में आज का जो माहेश्वर वीव है और हैंडलूम है, ये फेमस है अक्रॉस इंडिया जस्ट बिकॉज कि उनके खुद के एफर्ट्स के वजह से। तो आप देख रहे हो किस तरीके से उन्होंने हस्तशिल्प में भी काम किया है। तो आर्ट एंड कल्चर हमने देखा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमने देखा, और बाकी चीजों पे भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना इनका प्रोमिनेंट रोल रहा है। वो 70 साल की उम्र में अहिल्याबाई जो है वो पास कर जाती हैं ऑन अगस्त 13, 1795। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, दैट इज सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये साइटीज 2.0 है, यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव किया है सेकेंड फेज, ठीक है, इस साइटीज प्रोजेक्ट का। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये प्रोग्राम है अंडर द एम्बिट ऑफ द स्मार्ट सिटीज मिशन। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत है। इसका एम है कि प्रमोट करना इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म एक्शंस। साथ साथ में ये सपोर्ट करता है कॉम्पिटिटिवली सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स, जैसे कि सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना, कि किस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको मैनेज किया जा सकता है शहर के लेवल पे, क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म लाना राज्य के लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग करना और नॉलेज को मतलब और ज़्यादा एक्सपैंड करना नेशनल लेवल पे। और ये 18 शहरों में इंप्लीमेंट किया जाएगा। और अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट वगैरह, फिर अडेप्ट और मिटिगेट करना 18 स्मार्ट शहरों में और उसको फर्दर इंटरवीन करना। ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड है 4 साल के लिए होगा, मतलब 2023 से 2027 के लिए। तो ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। इसी के साथ साथ में ये जॉइंट प्रोग्राम है, किसका है जी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, और इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा इन पार्टनरशिप विद अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, वो आपको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन मिनिस्ट्री आपको याद रखना है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। साथ साथ आप देखोगे तो फंडिंग का, तो इसमें इतने का लोन है, ये आपको रटना नहीं है, जो कि अलग अलग भागों में मतलब बांटा जाएगा और इसको इस हिसाब से फंडिंग मिलेगी। और साइटीज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया जुलाई 9, 2018 में। तो करेंटली ऐसा नहीं है कि ये आज का स्कीम है, ठीक है, तो 2018 का ये है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्रेन को, अनाज को रखने की जो प्लान है वो भारत में चालू हो रही है, बहुत ही गर्व की बात है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे देखेंगे कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान, तो सेंटर इंप्लीमेंट कर रहा है पायलट प्रोजेक्ट 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, और यूनियन कैबिनेट जो है वो अप्रूव कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और एम्पावरमेंट को। इंटर मिनिस्टेरियल कमिटी जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान बना रहा है, ठीक है, अलग अलग स्कीम्स को जोड़ करके, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को जोड़ करके, कंज्यूमर अफेयर्स के मंत्रालय को, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मंत्रालय को और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को। नाउ यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव करता है 1 लाख करोड़ का प्रोग्राम, जो क्रिएट करता है प्रोग्राम को कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज बन सके। और इसी के साथ साथ में अब इससे क्या बेनिफिट होगा, ठीक है, आपको पता है हमारे देश में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है, और इस वजह से आज के भी आप टाइम में देखेंगे तो ऑल्दो हम बहुत ही ज़्यादा अनाज जो है वो बना पाते हैं, लेकिन फिर भी भुखमरी में हम बहुत ज़्यादा हैं, सीवियर कैटेगरी में हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास में खाना उन तक नहीं पहुँच पाता है। तो जस्ट बिकॉज कि वो वेस्ट ना हो, क्रॉप डैमेज को हम बचा सकेंगे, और इसी प्रकार से किसानों के लिए भी ये बेहतर होगा और देश के फूड सिक्योरिटी के लिए भी। और ये जो इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी होगा उसको चेयर करेंगे कोऑपरेशन और होम मिनिस्टर अमित शाह। ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया गया है और होम अफेयर्स, दोनों के मंत्रालय एक ही मोटा भाई संभाल रहे हैं, अमित शाह जी। तो बेसिकली इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी, डायरेक्ट सवाल हो सकता है कि इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी को कौन प्रिसाइड करेगा, तो ये होम मिनिस्टर करेंगे। इसके बाद में आप देखोगे तो ये कमेटी करेगा क्या, तो ये गाइडलाइंस बनाएगा कि किस तरीके से गोडाउन्स वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा एग्रीकल्चर और अलाइड पर्पसेस के लिए, और फिर सेलेक्ट किया जाएगा वायबल
प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज को, ठीक है। अब इंप्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है वो इंप्लीमेंट करता है कि एटलीस्ट 10 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स को चुना जाए, और ये जो प्लान है उसको यूटिलाइज करने की बात करी गई है अलग अलग स्कीम्स को, और इसके तहत जो फार्मर्स हैं वो मॉडर्न ग्रेन को स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से उसको रिसीव किया जाएगा, एडवांस पेमेंट वगैरह की एमएसपी वगैरह जो है उसके हिसाब से वो मतलब बैलेंस कर सके। मतलब मार्केट में जब उनको गवर्नमेंट, देखिए जब किसान अपने घर में जब उस फसल को लाते हैं, इसके बाद में जब उनको सरकार को देना होता है, वो एमएसपी एक रेट होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि मार्केट का 1.5 गुना होता है। अगर मार्केट में 10 रुपए केजी बिक रहा है गेहूं, तो वो 15 रुपए केजी एटलीस्ट सरकार प्रोक्योर करेगी, जो कि एफसीआई ऑफिसर्स करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एक्सोप्लैनेट। तो एक नया जुपिटर साइज्ड का एक्सोप्लैनेट आया है जो कि हाईएस्ट डेंसिटी का है अभी तक के डेट में, और साथ साथ में इसका जो वेट है वो 13 गुना है जुपिटर के कंपैरिजन में। और इसको डेवलप ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि कहीं ना कहीं अहमदाबाद बेस्ड है, ठीक है। ये एक्सोप्लैनेट क्या है जी? तो ये एक प्लैनेट है, ठीक है, जो ऑर्बिट करता है एक स्टार के बियॉन्ड द सोलर सिस्टम। मतलब एक स्टार को ऑर्बिट करता है बियॉन्ड द मतलब सोलर सिस्टम के बाहर भी चला जाता है, ठीक है। अमूमन हम सोलर सिस्टम के अंदर देख रहे हैं, लेकिन वो उसके बाहर भी जा सकता है, इसीलिए नाम पड़ा है एक्सोप्लैनेट। एक्सो मतलब बाहर, ठीक है। और इसको रेफर किया गया है एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट या एलियन प्लैनेट, और ये ऑर्बिट करता है, जो कि हमने देख लिया, स्टार अदर देन द सन। नासा के हिसाब से हम देखें तो ये रोग प्लैनेट्स हैं जो बाउंड नहीं है किसी भी मतलब आप देखोगे तो गैलेक्टिक सेंटर के आसपास मतलब नहीं देखने को मिलेंगे, मोटा मोटा में बात। फिर इसके बाद में आप देखोगे तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो बेसिकली क्लोजेस्ट एक्सोप्लैनेट है, ठीक है, और क्लोजेस्ट स्टार भी है सन के। डायरेक्ट सवाल हो सकता है कि क्लोजेस्ट स्टार सन के कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। इसीलिए हम सेइंग कि जो करंट अफेयर्स है हम किसी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको रेस्ट्रिक्टेड नहीं रखे हैं, हम हर एग्जाम को कवर कर रहे हैं। अगर आप सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं, हम पहले से भी जो करंट अफेयर्स बना रहे थे और अब भी जो बना रहे हैं, हम हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि हर दिन उस एफिशिएंसी को और बेहतर लाए। आप सबको यहाँ पे स्टैटिक भी कवर हो, करंट भी कवर हो, और हम इसमें कहीं ना कहीं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करें ताकि आपका कोई भी डाउट रह ना जाए। और फिर भी कुछ रहता है तो कमेंट सेक्शन में ओपन है, आप पूछ सकते हैं। एक्सोप्लैनेट्स जो है वो बने हैं अलग अलग एलिमेंट से जो कि हमारे सोलर सिस्टम से जुड़े हुए हैं, और ये डोमिनेटेड होते हैं वाटर या आइस से। इसके साथ साथ ये इजी नहीं है उनको डिटेक्ट करना टेलीस्कोप्स वगैरह से भी, और इसके अलावा आप देखोगे तो ये हैवी मास मतलब इनका होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैम्बोडिया। तो कैम्बोडियन किंग है नोरोदोम शिहामोनी, ठीक है। तो ये भारत आए हैं मिड इन स्टेट विजिट पे, और इनका जो विजिट है वो दिखाता है 70th एनिवर्सरी, ठीक है, भारत और कैम्बोडिया के रिश्तों को, जो कि 1952 से चल रहा है। कैम्बोडिया आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे हम इधर हो जाते हैं, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं भारत ये रहा आपके सामने, और बे ऑफ बंगाल आप इधर से देखोगे तो ये रहा कैम्बोडिया। थाईलैंड वगैरह से, वियतनाम से लगता है, ठीक है, आसियान नेशन है। कैम्बोडिया वैसे भी बहुत फेमस है, अभी हम देखेंगे किस वजह से। ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, ये हमने देख लिया। राजधानी हमने देखा प्नोम पेन, और इसका नाम जो है वो कहीं ना कहीं लैंड ऑफ द खमेर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप प्रोनाउंसिएशन अगर गलत होगा तो माफ़ी चाहेंगे, लेकिन शायद यही कहा जाएगा। अब बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी है, तो वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में थाईलैंड है, नॉर्थ ईस्ट में लाओस है, और फिर वियतनाम भी है, और थाईलैंड मतलब उसका गल्फ है। तो ये 3 कंट्रीज हैं और गल्फ एक है। गल्फ का मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे वाटर बॉडी से तीनों साइड से घिरा हुआ है, इसीलिए ये बेसिकली एक गल्फ बनाता है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं दैट इज कि लैंडस्केप जो है वो डोमिनेटेड है लो लाइंग सेंट्रल प्लेन से, और मेकोंग रिवर, और साथ साथ में टोनले सैप लेक जो कि लार्जेस्ट नेचुरल लेक है साउथ ईस्ट एशिया का। अगेन इंपॉर्टेंट है, टोनले सैप लेक आपका रिवाइज हो रहा है। फिर आप देखोगे टॉलेस्ट पीक तो नॉम ओराल, और मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री जो है वो ट्रॉपिकल सवन्ना क्लाइमेट जोन में है। एथनिक ग्रुप में आप देखोगे तो खमेर और चैम। अंगकोर वाट एक टेम्पल है जो हिंदू मतलब आप देखोगे तो हिंदू टेम्पल में सबसे बड़ा टेम्पल है, जो कि कैम्बोडिया में ही है, इसलिए आपको हम बताएं कि ये काफ़ी फेमस रहता है अंगकोर वाट। बेसिकली हमको हमेशा लगता होगा कि हिंदू टेम्पल सबसे बड़ा जो है वो भारत में ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा जो हिंदू टेम्पल है वो कैम्बोडिया में है, अंगकोर वाट। और इसी के साथ साथ में ये हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल माना जाता है, यानी कि किस प्रकार से सभी धर्म के लोग आपस में एक साथ जुड़ करके हैं, इसका ये प्रतीक है, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे तो ये लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर है दुनिया में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से, और ये ओरिजिनली एक हिंदू मंदिर की तरह ही बनाया गया था भगवान शिव के लिए खमेर एम्पायर के द्वारा, जो कि राजा उस वक्त के थे सूर्यवर्मन II।
12वीं शताब्दी में, और फिर इसके बाद में इसको ट्रांसफॉर्म भी कर दिया गया था धीरे धीरे बुद्धिस्ट टेम्पल में। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो ये कैम्बोडिया का मैप इन डिटेल भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से पूरा हमने इन चीज़ों को कवर किया। टोनले सैप लेक आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में आप देखोगे कैपिटल नॉम नेम, गल्फ ऑफ थाईलैंड आपको दिखाए हम, कैम्बोडिया बॉर्डर जिसके साथ करता है तो थाईलैंड, मेकोंग रिवर ये आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, लाओस और वियतनाम। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था आज के लिए, और ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियोस को पूरा देखा करिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके हमारे हार्डवर्क से। और अगर आपको जरा सा भी हार्डवर्क से लगता है कि यस आपको हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ आपको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, वो भी करते रहिए। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाकी कंटेंट को भी एंजॉय करिए और अपना स्नेह बनाए रखिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।